Hello everyone. हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। मैं हूँ प्रतीक्षा सिसोदिया और आज हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के बारे में जानेंगे और शॉर्ट में जानेंगे। पूरा एक्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। एमपी एडीपीओ और राजस्थान सिविल जज, इनके लिए ये उसमें सिलेबस है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इस एक्ट का जो है नाम है। और ये एक्ट जो है 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति जी की कंसेंट प्राप्त हुई इस एक्ट को, और ये पारित होता है, अधिनियमित होता है 23 दिसंबर 1986 को, और ये लागू होता है 2 अक्टूबर केम इनटू फोर्स होता है और 2 अक्टूबर 1987 को, मतलब 1 ईयर बाद। ठीक है, तो ये लागू होने की डेट इसकी और संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसके बारे में फर्स्ट सेक्शन कहता है, शॉर्ट टाइटल है फर्स्ट सेक्शन में, शॉर्ट टाइटल इसमें बताया गया है कब लागू, एक्ट का नाम क्या है, लागू कब होता है और कहाँ लागू होता है। तो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। उस समय तो संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होता था, एक्सेप्शंस था जम्मू कश्मीर राज्य। अब जो है 2000 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद 2019 से ये संपूर्ण भारत पर ही लागू होता है। उसके बाद सेकंड में आता है, सेकंड सेक्शन आता है हमारे पास डेफिनेशन, मतलब इसमें टोटल सेक्शन 10 है, छोटा सा एक्ट है और 10 इसमें टोटल सेक्शन दी हुई है। तो सेकंड इसका डेफिनेशंस आता है। डेफिनेशंस में इसमें ऐसे ऐप तक डेफिनेशंस दी गई है, जिसमें से ए में एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, बी में बी में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, सी में स्त्री अशिष्ट रूपण दिया गया है, डी में लेबल दिया गया है, ई में पैकेज दिया गया है, एफ में विहित प्रेस्क्रिप्ट, विहित मतलब नियमों द्वारा विहित है ना, प्रेस्क्रिप्ट। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, तो याद इसको ऐसे करेंगे, ए को रिलेट कर दीजिए ऐसे, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। फिर बी को कैसे याद करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बी को रिलेट कर दीजिए, ये आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन वितरण की परिभाषा दी गई है बी में, और सी में स्त्री अशिष्ट रूपण, सी को स्त्री से कनेक्ट कर दीजिए तो स्त्री अशिष्ट रूपण की डेफिनेशन दी गई है सी में, और ये स्त्री, हाँ, और डी में दिया गया लेबल। केस लॉ भी हम आपको बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। और डी में लेबल दिया गया है, ई में पैकेज दिया गया है। इसको कैसे याद करेंगे, तो इसमें जैसे ये मात्राएं लगी हुई, पैकेज ई, पैकेज, और ये इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, तो ये हो गया पैकेज। अब यहाँ आता है प्रेस्क्रिप्ट विहित, तो ये तो जनरली वैसे सभी एक्ट में दिया होता है कि नियमों द्वारा विहित होता है। और उसके बाद सेक्शन 3 और 4 आता है हमारे पास। तो सेक्शन 3 और 4 में तो प्रोहिबिशंस की बात की गई, प्रोहिबिट किया जाता है, मतलब इस एक्ट में जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का, उसको प्रोहिबिट किया जाता है। किसी भी तरह से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो होता है, किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में होता है, तो उसको प्रोहिबिट करने की के बारे में सेक्शन 3 और 4 में बताया गया। तो 3 में किस चीज़ का प्रोहिबिशन है, तो 3 में एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का। तो विज्ञापन वो किसी भी तरह से हो वो नहीं करेंगे, प्रकाशन नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें 3 में दी गई है। उसके बाद जैसे हमने आज क्लास भी करवाई है, उस क्लास में हमने डिटेल में चीज़ों को करवाया है। तो आप लोग भी अगर क्लास ज्वाइन करना चाहें तो एमपी एडीपीओ की क्लासेस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जिसमें कोई फीस नहीं देना है आपको, सिर्फ क्लास ज्वाइन करना है। उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर क्वेरी ले सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से क्लास में ऐड होने के लिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करिए। उसके बाद आता है मतलब सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में बुक्स और पैम्पलेट्स के बारे में दिया गया है, उसका प्रोहिबिशन दिया गया, मतलब बुक्स पैम्पलेट्स वगैरह में जो भी चीज़ें आती है उसमें उसका वो दिया गया है, प्रोहिबिट किया गया है उसको ना किसी भी तरह से, मतलब बुक्स में वगैरह वगैरह में जो ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जाता है विमेन का, उसको प्रोहिबिट करने के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में पावर दी गई है, कौन सी पावर? प्रवेश करने की और सर्च करने की ना, जो जैसे CRPC में है ना 94 सेक्शन सर्च वारंट वगैरह के बारे में दिया गया है ना, उसमें चैप्टर 7, 6 और 7 में, तो हाँ 7 में प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में जो चैप्टर 7 में दिया गया है 91 to 105 तक दिया गया है। तो 94 जो आता है सर्च वारंट वगैरह का, सर्च किया जाता है, तो सर्च कौन करेंगे? तो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज जो ऑफिसर्स होते हैं वो सर्च करते हैं, है ना। तो वो विदाउट वारंट के प्रवेश नहीं ले सकते हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी दिया गया है कि विदाउट वारंट के प्रवेश नहीं करेंगे जब तक उनके पास वारंट ना हो। तो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन होते हैं? डीएम होता है, एसडीएम होता है ना, डीएम एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको पावर है इसमें, और उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो ऑफिसर्स इसमें सर्च कर सकते, प्रवेश ले सकते, तलाशी ले सकते। 94 जो सेक्शन है CRPC का उसके अकॉर्डिंग जैसे प्रवेश लेते हैं और चीज़ों को जो सीज करते हैं उसकी पावर दी गई है सेक्शन 5 में। उसके बाद सेक्शन 6 आता है। सेक्शन 6 में शास्ति के बारे में, पेनल्टीज के बारे में। तो पेनल्टी में भी मतलब 2 तरह की पेनल्टी है, एक तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है तो उसकी अलग है, सेकेंड टाइम करता है तो उसकी पेनल्टीज अलग दी गई है। तो फर्स्ट टाइम करता है तो 2 years, मतलब इसमें मिनिमम का कोई प्रोविजन नहीं है कि मिनिमम इतनी होगी, है ना। तो मैक्सिमम ही है, मतलब 2 year तक, है ना, 2 साल से कम की नहीं होगी, मतलब 2 साल तक की सजा का प्रोविजन और 2000 रुपये फाइन है, 2 साल 2000 फाइन, तो है ना। उसके बाद सेकेंड टाइम करता है ऑफेंस, तो सेकेंड टाइम होता है मिनिमम 6 month है, इसमें दिया गया सेकेंड टाइम में मिनिमम 6 month है, और मैक्सिमम जो है वो 5 साल तक की, 5 year, मैक्सिमम 5 year है। और फाइन, एंड फाइन भी दिया हुआ है। तो एंड फाइन कितना है? तो मिनिमम 10,000 एंड हाँ मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम जो है वो है 1 लाख रुपीज़। ओके, उसके बाद आता है 6 month है मिनिमम, और मैक्सिमम है 5 साल, और मिनिमम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 10 लाख रुपये फाइन है। एंड फाइन वाला है इसमें, एंड फाइन है, मतलब आपको याद रखना है कि आर फाइन नहीं दिया हुआ, एंड है मतलब और फाइन, साथ में फाइन भी देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद आता है 7 में कंपनी के द्वारा जो ऑफेंस किया जाता है उसके बारे में 7 में दिया गया है कि कंपनी लाइबल होगी, है ना, और नहीं होगी इसका एक्सेप्शंस भी दिया हुआ है कि कब नहीं होगी, अगर वो ड्यू केयर करती है, समय तत्परता बरतती है और ऑफेंस को रोकने के सारे वो उपाय करती है तो वो लाइबल नहीं होगी। तो इस तरह से 7 में दिया गया है। उसके बाद 8 आता है। 8 में दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड बेलेबल ऑफेंस, मतलब कॉग्निजेबल होने के साथ ही वो कैसा ऑफेंस है? बेलेबल, है ना, बेलेबल भी है, मतलब संज्ञेय अपराध तो है वो। ये जो इस एक्ट का जो ऑफेंस है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का, वो कॉग्निजेबल होने के साथ ही बेलेबल ऑफेंस है, मतलब इसमें जमानत मिल सकती है, मतलब ये गंभीर किस्म का नहीं है, इसमें बेल हो जाती है, ठीक है। तो 8 में ऐसा है कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस। उसके बाद आता है सेक्शन 9 में होता है गुड फेथ में जो कार्यवाही की गई है ना, जो भी एक्शन लिया गया है, कौन जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गुड फेथ में कार्यवाही की है, उनके जो ऑफिसर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने जो भी कार्यवाही की है तो उसके अगेंस्ट मतलब कोई कार्यवाही नहीं होगी। उन्होंने गुड फेथ में जो कार्यवाही की है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं होगी। प्रोटेक्शन दिया गया है
स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्शन है गुड फेथ में जो उन्होंने कार्यवाही की। उसके बाद आता है सेक्शन 10। तो कितना इजी, कितना आसान और कितना छोटा सा है, 10 सेक्शन में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आता है सेक्शन 10 में रूल मेकिंग पावर दी गई है। तो किसको पावर है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट को है रूल मेकिंग पावर। तो इसमें डिटेल में भी हमने सब मतलब क्लास में हम सब कुछ डिटेल में करवाते हैं। तो आप लोग अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और हम हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें ऐड हो सकते हैं। हाँ, केस लॉ और बचे हैं अभी, आप जुड़े रहिए। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब, आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद चलते इसमें आता है हाँ, केस लॉ है अविग सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल। तो अविग सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 2015 का ये केस है। और उसके बाद सेकंड आता है एकता कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2020 का है वो। उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास केस लॉ है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ऑन 13 मई 2016 का है ये। तो इस तरह से हमारे केस लॉ भी कंप्लीट हो गए, टोटल सेक्शन 10 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और यदि उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसे अधिग्रहित कर सकेगा, मीन्स एविडेंस मिल सकता है। हाँ, ये जैसे सीआरपीसी में दिया हुआ है ना, प्रवेश करने वाली पावर्स वगैरह जो है वो सब वैसे सीआरपीसी की प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे उसमें होता है सीआरपीसी में वैसे ये पावर्स जो दी गई वो करते हैं। हाँ, क्लॉज 2 बोल भी रहा है ना कि सीआरपीसी के हाँ, 94 के अकॉर्डिंग और प्रोवाइडेड पढ़ते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड नो एंट्री। प्रोवाइडेड फर्स्ट वाला है, इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। मीन्स प्राइवेट घर, किसी के घर में अगर एंट्री करनी है तो बिना वारंट के नहीं। हाँ, ड्वेलिंग हाउस जो है उसमें विदाउट वारंट वो नो एंट्री है, इसमें नो एंट्री वाली बात कही गई, तो इसमें अंडरलाइन कर लीजिए नो एंट्री। फिर सेकंड प्रोवाइडेड, हाँ, परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु या चीज के लिए जिसमें ऐसे किसी विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज के अंतर्वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज, वस्तु या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर वो मतलब कोई विज्ञापन ऐसा है, उसका पार्ट ऐसा है मतलब जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें दी हुई है और कुछ अच्छा नहीं है, अलग किया जा सकता है उसमें से, मतलब तो वो जो अलग नहीं किया, हाँ, तो उसका मतलब विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता है, तो फिर उसको वो वाली चीज़ है इसमें। तो टोटल को ही सीज करनी है। हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे उक्त संहिता की सेक्शन 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई तलाशी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं। मैं सीआरपीसी के सेक्शन 94 के जो भी प्रोविजन थे वो यहाँ पर एप्लीकेट करने के। हाँ, वो वैसा वैसा ही है। थर्ड, जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा 1 के खंड बी एंड सी के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है, जहाँ इन लोगों ने ऑफिसर्स ने सीज किया है, वहाँ वह यथासंभव शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तला देगा। जल्द से जल्द आसपास के जो मजिस्ट्रेट है उन्हें बताएगा इनको, और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उसे आदेश प्राप्त करेगा। हाँ, इसमें मतलब कोई भी वस्तु सीज की गई है तो फिर उसका मतलब
शीघ्र ही मतलब उसको निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इंफॉर्मेशन देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा कि उसको कैसे करना है, डिस्पोज करना है, क्या करना है उसका, तो उसके बारे में वो आदेश प्राप्त करेगा। सेक्शन 6 में पेनल्टी दी गई है। 6 में पेनल्टी है, 7 में कंपनियों द्वारा ऑफेंस किए जाते हैं उसके बारे में, और 8 में कॉग्निजेबल वाला बताए गए संज्ञेय वगैरह होता है उसके बारे में, और है ना, संज्ञेय और जमानती होना बताया गया। 9 में गुड फेथ में की गई कार्यवाही के लिए प्रोटेक्शन की बात करता है। 9 और 10 रूल बनाने की बात करता है। तो ये मतलब 10 ही सेक्शन दिए हुए, बाकी ज़्यादा तो कुछ है नहीं। फिर भी इसमें से मतलब हमको क्या है, एक एक चीज़ों को रीड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो जितना छोटा एक्ट होता है ना, उसमें से ज़्यादा चीज़ें वो डीपली पूछी जाती है। हाँ, तो सेक्शन 6 में पेनल्टी की बात है। पेनल्टी में क्या होगा, एनी पर्सन हु कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 और सेक्शन 4 शेल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन विथ इम्पर्समेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 2 years and with fine which may extend to 2000 rupees, and in the event of second or subsequent conviction with imprisonment for a term of not less than 6 months, but which may extend to 5 years, and also with a fine not less than 10,000 rupees, but which may extend to 1 lakh rupees। मतलब इसमें, हाँ, हिंदी में पढ़ दीजिए। कोई व्यक्ति सेक्शन 6 5 की बात करता है, कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, मीन्स 3 एंड 4 में कन्विक्ट होगा, उसका इन्फ्रिंजमेंट करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी और जुर्माने से जो 2,000 रुपये तक का हो सकेगा, तथा द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी, और जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, मीन्स मिनिमम 6 मंथ और 5 ईयर तक में, और जुर्माने से जो कि 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंड नहीं होगा। हाँ, तो मिनिमम तो 10,000 से और मैक्सिमम 1 लाख रुपया है इसका, मतलब फाइन इतना मैक्सिमम 1 लाख रहेगा। और इसमें मतलब जो 2 साल की जो सजा दी है, इसमें मिनिमम का तो कुछ दिया ही नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं दिया है। तो 2 साल तक की दी, मतलब मैक्सिमम यही 2 साल तक की है, मिनिमम तो दिया ही नहीं है, कितनी भी हो सकती है मिनिमम, और 2,000 रुपये तक का फाइन। तो 2 साल और 2,000 रुपये। और सेकेंड टाइम करता है द्वितीय या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दिशा में, तो सेकेंड टाइम करता है ना, तो मिनिमम 6 मंथ से कम नहीं होगी और मैक्सिमम कितनी 5 साल तक होगी। एंड फाइन बता दिया है, मिनिमम ये 10,000 से है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। 7 में कंपनियों द्वारा ऑफेंस किया जाता है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज वेयर ऑन ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, एवरी पर्सन who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be uh, proceeded against and punished accordingly। तो इसके कंपनी को उसके अकॉर्डिंगली ही पनिशमेंट दिया जाएगा अगर भार साधक का जो है, कंपनी का भार साधक। ओके, मैम मैं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी में कंटिन्यू रखिए, मुझे आ जाएगा। ओके, सिर्फ हिंदी में चलिए। कंपनी द्वारा अपराध, हाँ हिंदी, टर्मिनोलॉजीज मेन जो है वो आप इंग्लिश में भी बोल देंगी तो उसको क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, ओके, हिंदी रीड करिए आप। ये सेक्शन तो सिर्फ मैम वो नेगोशिएबल का 141 वाला है। हाँ, कंपनियों द्वारा अपराध सेक्शन 7, जहाँ इस अधिनियम फर्स्ट वाला क्लॉज इसका
जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो इस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के कारोबार संचालन के लिए उस डबल सेंटर है कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। मीन्स जो भी लाइबल था उस टाइम पर और उसका मैनेजमेंट संभाला। हाँ, तो वो और लाइबल साथ ही रहेगा। और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इसका फर्स्ट वर्ड परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी। हाँ उसमें वो हाँ, तो वो लाइबल नहीं होगा जो कंपनी का भार। negligence हाँ, अगर prove कर देता है तो। अगर उसने ड्यू केयर उसने की है और सम्यक तत्परता बरती है, तो उसका निवारण करने के लिए जो भी वो कर सकता था उसने किया है, तो फिर वो उस ऑफेंस का भागी नहीं होगा। मतलब सेकंड उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और उसे दंडित किया जाएगा। हाँ, तो ऐसा अपराध जो है मतलब उसके कंसेंट से किया गया है, और मौनानुकूलता मतलब वही कपट वाली चीज़ें आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर उसने उसकी नेग्लिजेंसी की है उसने, तो इसमें भी फिर उसको पनिशमेंट किया जाएगा इसके लिए। एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है। हाँ, इंडिविजुअल्स तथा भी है। किसी फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेरित है, मीन्स पार्टनर भी। हाँ हाँ, ये तो मतलब सिंपल ही है। हाँ, ये जो कंपनी वाली डेफिनेशंस। नेक्स्ट 8 हाँ, सेक्शन अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना। हाँ, तो ऑफेंस मतलब ऐसे है जो मतलब है तो कॉग्निजेबल है, बट ये बेलेबल है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानती होगा। हाँ, संज्ञेय होने के साथ में कैसा है, बेलेबल है। ठीक है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा। हाँ, जनरली ऐसा होता है ना कि जहाँ संज्ञेय होता हाँ है वो अजमानती होता है, बट यहाँ पर हाँ थोड़ा सा हाँ, ये मतलब वैसा है, जमानत मिल जाती है, इसमें इतना वो गंभीर नहीं है मतलब ये। सेक्शन 9। सेक्शन 9 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आयोजित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी। मीन्स किसी सरकारी ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन। हाँ, मतलब ये जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ये मतलब दोनों गवर्नमेंट शामिल है, उसके बाद इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनके जो भी काम करने वाले सरकारी सेवक वगैरह हैं, इनकी अगेंस्ट भी नहीं होगी। तो नियम बनाने की पावर्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट को 10 में दी गई है। पढ़ दीजिए इसको भी। सेक्शन 10 नियम बनाने की शक्ति। केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। विशिष्टियों और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात ए, वह रीति जिससे विज्ञापनों या अन्य वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिससे अधिग्रहण सूची तैयार की जाएगी। वो जो सेक्शन 5 में पढ़ा था ना अपन, हाँ चीज वगैरह करने की उसकी लिस्ट वगैरह हाँ, तैयार करनी उसकी है। लिस्ट तैयार होगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु बिके। लिस्ट तैयार करके मतलब उसको दी जाएगी जिस व्यक्ति से ली गई है, जिसके कब्जे में मतलब थी, जिसने ऑफेंस किया है मतलब। और कोई अन्य विषय जो, हाँ अभिरक्षा से कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु भी, हाँ हाँ उसको देंगे हाँ, कोई जिसके अन्य, पोजीशन से लिए। हाँ
उसको लिस्ट तैयार करके दी जाएगी कि भाई ये चीज़ें हमने सीज की है आपसे। और फिर बी, कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए, हाँ, तो और ये अदर के बारे में भी। हाँ नियम बना करके जो ये विहित करते हैं, प्रेस्क्रिप्ट करते हैं, वही चीज़ें इसमें है। थर्ड में तो ये दिया गया है कि सत्र में मतलब 30 दिन के लिए रखा जाएगा प्रत्येक हाँ संसद के प्रत्येक सदन मतलब वही लोकसभा राज्यसभा में रखा जाएगा 30 दिन के लिए दोनों में। और उसके बाद ये पढ़िए इसको रीड कर दी। इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा 2 या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन के लिए सहमत हो जाए या तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तन में ही प्रभावी होगा। यदि उसके अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की नहीं मान्यता पर सदन के खिलाफ रणनीति बनेगी। हाँ मतलब अगर दोनों सदन मतलब सहमत हो जाते हैं तब तो वो पारित हो जाएगा, अगर सहमत नहीं होते हैं तो फिर वो नियम बनेगा ही नहीं, फिर वो निष्प्रभावी हो जाएगा। ये तो मतलब सिंपली ऐसा इसमें इतना डीपली तो नहीं पूछेंगे, इससे सिंपली मतलब 10 में से तो ये पूछेंगे नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। तो हमारे पास मतलब बहुत सारे एक्ट है, सब में अलग अलग दिया हुआ है, किसी में सेंट्रल गवर्नमेंट को है, किसी में स्टेट गवर्नमेंट को है। तो हमको क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम सारे एक्ट मिक्स हो जाते हैं ना पढ़ते हैं तो फिर जब हमारे पास मतलब ऐसे आते हैं ना ऑप्शन, तो फिर हम क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट था, क्या लगाएं। हार्ड होते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है हाँ लोकल एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट हाँ नहीं ये तो सेंटर का मतलब हमको याद रह जाएगा क्योंकि ये सेंटर का कानून है। तो सेंटर का कानून है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया है तो वही नियम भी वही बनाएगी। तो ये तो जैसे सिंपली याद रह जाता है, पर हाँ जैसे इसमें पूछा जाएगा कभी 10 में कि कौन बनाता है तो सिंपली वही हमको लगाना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, उनको पावर है। इसमें केस लॉ भी मैं लिखवाती हूँ, केस लॉ भी है। हाँ एक है अविक सरकार, हम रिपीट कर अविक सरकार वर्सेस वेस्ट बंगाल। एक और है एंटनी डोविनिक वर्सेस दमा शशाद्री नाइडू केरल हाई कोर्ट। एंटनी डोविनिक वर्सेस दमा शशाद्री नाइडू केरल हाई कोर्ट। इसका अविक सरकार का जो है ना सन 2015 का ही है ये, मार्च जी। अविक सरकार वर्सेस पश्चिम बंगाल का जो केस है इसका मार्च 2015 का है ये। इन्होंने बोला क्या? मतलब ये यही है कि रिप्रेजेंटेशंस में क्या क्या आएगा, विज्ञापन के अंतर्गत क्या क्या आता है और स्त्री अशिष्ट रूपन में क्या क्या चीजें आती है, तो इस पे ये जजमेंट दिया है। एक मैम ये अभी सरकार वाला 2015 का बताया। हाँ 15 का ये। हाँ आप जैसे उसमें सर्च करेंगे तो आपको पूरा वो निकल के आ जाएगा केस लो। एक एकता कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये 2020 का ही है, ये नवंबर 2020 का। एकता कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी नवंबर 2020। सुब्रमण्य एकता कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 11 नवंबर 2020 का है ये। सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
क्या? ये सरिता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी टेनिस के ऊपर। हाँ हाँ वो, हाँ उसके ऊपर है वो। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ बताया लॉ। ना, तो लोग को करेक्ट लगेगा। मैम रिपीट कर दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, 13 मई 2016 का है। 13 मई 2016। एकता कपूर वाला मध्य प्रदेश से कि महाराष्ट्र से? एमपी का है। हाँ, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा साइट से ओपन होके। क्वेश्चन आंसर पूछें कुछ ऑब्जेक्टिव्स। 10 मिनट है अभी तो। जी जी। अच्छा, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कब हुई थी? 23 सितंबर 1986। नहीं, सितंबर नहीं है। हाँ दिसंबर। हाँ दिसंबर 23 दिसंबर। हाँ। ये मतलब हमको कंफ्यूजन किस में होगा, एक तो कभी पूछ ले कि नंबर क्या है एक्ट का, तो उसमें हो सकता है। और एक वो है ये कंसेंट वाला पूछ ले। अप्लाई वाला तो फिर भी हम कर देंगे, कंसेंट वाला थोड़ा रह जाता है ना। इनको थोड़े अच्छे से याद करना है। इसका तरीका ये है कि सारे एक्ट को मतलब सारों मतलब जितने भी एक्ट है सबके नाम लिख के सारे की संख्या वगैरह कब अप्लाई हुआ, एक मतलब एक चार्ट बना के एक साथ सभी को लिख लेंगे ना। हाँ, फिर वो सारे एक साथ दिखेंगे तो हमको पता चलेगा फिर कि ये इसमें ये था और वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है? हाँ, इसका जो क्रमांक क्या है, नंबर एक्ट का? 60। हाँ, ये 60। वॉइस रिपीट हो रही है ना सब लोगों के एक साथ। यस मैम, हमारी भी हमको सुनाई दी तो हमने सोचा कि सिर्फ हमारे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का विस्तार है। ये तो बहुत इजी है, ये विस्तार तो। ऑल इंडिया। हाँ, ऑल इंडिया। लागू कब हुआ ये? 2 अक्टूबर 1987। 2 अक्टूबर। हाँ, ये जरूर याद रह जाएगा क्योंकि महात्मा गांधी जी का हाँ, बर्थडे है तो इसलिए सबको याद रह जाएगा। पर 1987 में हुआ था। हाँ, लेकिन वो ये 1987 है। हाँ, 86 में मतलब वो एक तो, हाँ, कंसेंट मिली थी मतलब 1986 में, उसके बाद 1 ईयर बाद हाँ 1987 में हुआ। अम्म, ये विज्ञापन का परिभाषित कहाँ पर है? 2A। ए में। हाँ, एडवर्टाइजमेंट ए में। वितरण स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 की धारा 2B के अनुसार वितरण के अंतर्गत क्या आता है? ए है नमूने। सैंपल आते हैं, नमूने मतलब के फ्री तौर पर हो या मुफ्त कैसे भी, इनाम है। किसी भी प्रकार से। हाँ, और इसकी डेफिनेशंस कहाँ दी गई है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण की डेफिनेशंस? 2C। 2C। हाँ, अशिष्ट रूपण 2C।
पैकेज पैकेज की डेफिनेशन कहाँ दी